हेलो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल टू जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो कि टॉप 20 का पार्ट नंबर 18 है। इसके बाद दो ही हमारे पार्ट बचते हैं 20। इसके बाद आपको मैराथन जो मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द मूवमेंट डायग्राम जो होता है कैंटिलीवर के लिए हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट विल बी। मूवमेंट डायग्राम इट मीन्स कि जो डायग्राम होता है बेंडिंग मोमेंट जो होता है कैंटिलीवर के लिए बोल रहा है कि भाई फ्री एंड जो है वहां पर क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो कौन सी शेप बनेगी, ट्राइंगल की बनेगी, रेक्ट एंगुलर की बनेगी, पैराबोलिक की बनेगी या फिर क्यूबिक पैराबोलिक की, कौन सी शेप जो है वो बनेगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रेक्ट एंगुलर हो जाएगा। जब भी कैंटिलीवर बीम हो उस पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो उसके फ्री एंड पर, तो वहां पर जो मूवमेंट डायग्राम होता है वो रेक्ट एंगुलर होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस जो होता है एंड स्ट्रेन आर, हुक्स लॉ क्या कहता है कि भाई जो स्ट्रेस होता है एंड स्ट्रेन होता है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर कर्वी लीनियर रिलेटेड या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम जो आपके लिए कम्युनिटी सेक्शन में मॉक टेस्ट जो पोल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई खुद से आपको आंसर जो है वो चूज करना है कि भाई इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद आपको जो है टिक कर देना है कौन से ऑप्शन पर करना है, फिर आपको लास्ट में आंसर देखना है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो आप जाकर देख सकते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन जो है वो सही लगाया कि नहीं लगाया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर बोलेगा। हुक्स लॉ जो होता है वो कहता है कि स्ट्रेस जो होता है कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड। लॉन्ग वर्टिकल मेंबर है जिस पर क्या सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं। उसको आप कॉलम बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नाउन एज। रेशियो जो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ का रेशियो, एंड जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है किसका, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का, उसको आप क्या बोलते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो हम उसको बोलते हैं। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन भी लेके आए हैं, उसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बारे में अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक कॉलम इज नाउन एज मीडियम साइज। कॉलम जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मीडियम साइज का कॉलम बोल रहे हैं, अगर उसका स्लेंडर रेशियो जो है वो लाई करता है किसके बीच में। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी आपके लिए लेके आए थे। तो देखिए भाई जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो तीन तरह के लिए होता है। या तो कई बार आपको 30 भी देखने को मिलता है एग्जाम में, कई बार 32 भी देखने को मिलता है। चाहे 30 से कम हो चाहे 32 से कम हो, वैसे होता तो 32 से कम ही है। ये शॉर्ट कॉलम के लिए होता है। अगर हमारा स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 32 से कम है तो वो हमारा शॉर्ट कॉलम होगा। अगर 120 से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम होता है। अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू होती है तो हमारा मीडियम कॉलम जो कि पूछा गया है। तो मीडियम कॉलम के लिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, 32 और 120। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंसी जो होती है भाई स्क्रू जैक की, एफिशिएंसी यानी कि जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी स्क्रू जैक की, वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। मे बी शायद इंक्रीज हो सकती है बाय, बढ़ाई जा सकती है बाय, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो एफिशिएंसी जो होती है, जो पिच होती है, अगर उसमें आप थोड़ी सी पिच को बढ़ाते हैं तो जो एफिशिएंसी होती है स्क्रू जैक की वो भी बढ़ सकती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस डायग्राम जो होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए मस्ट हैव। स्पेस डायग्राम जो होता है फ्रेम स्ट्रक्चर होती है, मस्ट भी क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए, रिएक्शन होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए।
तो स्पेस डायग्राम जो होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, लोड भी जो बहुत ही ज़रूरी होता है, रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है। ये दोनों चीज़ें स्पेस डायग्राम के लिए ज़रूरी होती है फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले। एक्टिविटी ऑफ क्ले के लिए कौन सा मिनरल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी ऑफ क्ले के लिए, सबसे पहले आपको क्ले का साइज पता होना चाहिए, क्ले का साइज कितना होता है। अगर क्ले के हम साइज की बात करें तो मिनिमम जो होता है 0.302 mm ये मिनिमम साइज होता है। अगर हम मैक्सिमम साइज की बात करें 0.202 mm ये जो होता है मैक्सिमम साइज होता है। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए। सिल्ट का जो होता है यहाँ से शुरू होता है और 0.06 mm पर ख़त्म हो जाता है सिल्ट का साइज, यानी कि मिनिमम ये होता है, मैक्सिमम ये होता है सिल्ट का। तो जो एक्टिविटी ऑफ क्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो मोंट मेरिलो मिनरल ही होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये जो मिनरल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडर एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। जब भी आप बिल्डिंग का एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उसमें बोला कि परसेंटेज ऑफ कॉन्टीजेंसी यूजली टेकन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। सिंपली जो कॉन्टीजेंसी चार्जेस होता है कितने परसेंट का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉन्टीजेंसी के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो कॉन्टीजेंसी की अगर हम बात करें तो इसका परसेंटेज जो होता है 5% होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को करेक्ट माना है, बोर्ड वालों ने भी 3%। ऑप्शन बिल्कुल सही है ये भी। कॉन्टीजेंसी का चार्जेस जो होता है 5% होता है। ऑप्शन सी, वैसे ये 4 से 5 भी हो सकता था लेकिन बोर्ड वालों ने इसको ही सही आंसर माना तो हम भी इसको ही सही आंसर मानते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 43 ग्रेड ऑफ ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट जो होता है उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 43 ग्रेड के लिए वो क्या होती है। यहाँ पर सभी में स्क्वायर आएगा, mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, लेकिन हम शायद लगाना जो है टाइप करना भूल गए हैं। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 28 डेज के लिए जो ओपीसी सीमेंट होता है वो 43 न्यूटन होती है, पर क्या मीटर या फिर mm स्क्वायर। तो न्यूटन जब भी आएगा तो mm स्क्वायर ही होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता है भाई। ऑप्शन हमारा सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 है तो 43 होगा, 33 है तो 33 होगा, 53 है तो 53 होगा। 23 कोई ग्रेड नहीं होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि भाई इनमें से कौन सा सीमेंट का ग्रेड नहीं है। तो ये आपको पता होगा तब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 23 जो है वो नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं ओपीसी के ग्रेड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 456 रेकमेंड क्या रेकमेंड करता है। 456 जो है वो क्या रेकमेंड करता है। इंडियन स्टैंडर्ड का जो 456 है वो क्या रेकमेंड करता है। वो ये रेकमेंड करता है कि भाई हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन जो है वो रेकमेंड करता है, एंड जो लिमिट स्टेट मेथड है इन दोनों को ही ये रेकमेंड करता है। इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है 456 इसमें दोनों ही आते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द डेप्थ ऑफ आरसीसी सेक्शन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन। जो डेप्थ है भाई जो आरसीसी का सेक्शन है उसका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो मोर देन है किसके, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तब हमारा कौन सा सेक्शन हो जाएगा। एक्चुअल जो एक्चुअल में था भाई, जो एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस था वो मोर देन है किससे, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। तो उस केस में हमारा कौन सा सेक्शन बनता है, बैलेंस सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन या फिर नन ऑफ द एबव। वैसे तीन ही सेक्शन होते हैं ये, नन ऑफ द एबव तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन को पूरा करने के लिए दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है भाई एक्चुअल वो ज़्यादा हो रहा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स कि हमने स्टील ज़्यादा प्रोवाइड किया है। अगर कम हो रहा होता तो इट मीन्स कि हमारा बैलेंस सेक्शन होता उस केसेस में।
तो अगर दोनों ही बराबर हैं, इक्वल हैं, उस केस में बैलेंस सेक्शन हमारा हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू जो होती है कंक्रीट के लिए वो क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास पार्शली सेफ्टी फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, दूसरा सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। दोनों की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कि भाई कंक्रीट के लिए कितनी होती है। सिंपली अगर हम पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें कंक्रीट के लिए तो 1.5 होती है। अगर हम सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें कंक्रीट के लिए तो वो 3 होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। एक हम आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं भाई। रीजनिंग का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट्स रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जैसे कि मार्बल जो है एक पत्थर है, वैसे ही पाइन क्या होता है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो पाइन क्या होता है? एक लकड़ी होती है। हम जो टिम्बर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि पाइन एक लकड़ी है। तो देखिए जिस तरह मार्बल जो है एक पत्थर है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ कॉपर। कॉपर जो होता है उसका ओर कौन सा नहीं होता है, अयस्क नहीं होता है कॉपर का, वो हमें बताना है। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ कॉपर, कौन सा नहीं है? जो है वो तो है ही है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर के जो तांबा होता है उसके जो अयस्क होते हैं वो ऑप्शन नंबर एजुराइट होते हैं, बोरनाइट होते हैं, कपराइट होते हैं, लेकिन ये अर्जेंटाइट जो होता है ये नहीं होता है। क्योंकि ये किसका होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चांदी का होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी सारे किसके हैं? कॉपर के हैं, और ये किसका है? चांदी का है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कायोलिनाइट इज एन ओर ऑफ। कायोलिनाइट जो होता है वो ओर होता है, किसका होता है? हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो कायोलिनाइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, और होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। और इसके थोड़े बहुत और भी और होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए कि भाई एक बॉक्साइट जो होता है ये इसका क्या होता है? और होता है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्योलिनाइट एक होता है, दो आप याद रखिए। वैसे क्योलिनाइट से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, विच आईएस कोड यूज द रिकमेंडेशन गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा आईएस कोड जो है आपको जानकारी जो है प्रोवाइड करता है? सबसे पहले आप एक पॉइंट यूज कर लीजिए, हमारे पास जो इंडियन स्टैंडर्ड 7.3 है वो किससे रिलेट करता है? जो पेविंग बिचुमन होती है, पेविंग बिचुमन जो होती है वो हमारे इस आइस कोड से रिलेट करता है, इंडियन स्टैंडर्ड 7.3। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पॉइंट को मैं क्वेश्चन के तौर पर नहीं लेके आया, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। पेविंग बिचुमन जो होता है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 7.3 में आता है। उसके बाद एक और आइस कोड होता है, वो तो सभी को पता है कि भाई 1343 जो होता है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से रिलेट करता है। इंडियन स्टैंडर्ड 456 जो होता है ये तो आरसीसी एंड पीसीसी सीमेंट से रिलेट करता है। तो सिंपली हमसे जो पूछा गया है हम उसके बारे में आंसर आपको बता देते हैं कि भाई कौन सा आइस कोड है जो कि रेकमेंड करता है गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इंडियन स्टैंडर्ड 10262 ये जो है गाइडलाइन देता है आपको कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो होता है उसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक पिछले वीडियो में हमने एक आपसे मॉक टेस्ट पूछा था, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि भाई हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 3.8 जो है कॉमन क्वेश्चन था। किसी ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है कि भाई 383 जो आइस कोड है वो किससे रिलेट करता है। तो ये एग्रीगेट से रिलेट करता है, चाहे फाइन एग्रीगेट हो चाहे कोर्स एग्रीगेट हो, तो कोर्स एग्रीगेट से ये रिलेट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है, ऑल द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइन आर गिवन बाय।
ऑल जो स्पेसिफिकेशन प्लानिंग वगैरह जो होती है, डिज़ाइन वगैरह जो होता है हाईवे के लिए, वो किसके द्वारा रेकमेंड की जाती है? IRC, CRR, MVA या फिर HRB, किसके द्वारा रेकमेंड की जाती है? सबसे पहले आपको इस तरह के पॉइंट जो दिए जाते हैं उसके बारे में आपको फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं आपको आंसर बता ही दूंगा। तो हाईवे की जो भी प्लानिंग होती है, जो भी डिज़ाइनिंग होती है, प्लानिंग में देखिए क्या क्या आ सकता है। जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है किसी को, तो किस तरह से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले क्या करना है, तो उसकी प्लानिंग जो होती है सारी हमारे इंडियन रोड कांग्रेस में आती है। IRC का मतलब सभी को पता है कि भाई IRC इंडियन रोड कांग्रेस, इसका सेटअप जो है 1934 में हुआ था। जैकार कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है हमसे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर एक दो न्यूमेरिकल और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है लिमिटिंग डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की फॉर बीम है हमारे पास, जिसके पास हैविंग इफेक्टिव डेप्थ जो होती है 400 mm है, विद FE 250 ग्रेड स्टील का हम यूज़ कर रहे हैं। लिमिटिंग डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की बीम के लिए पूछ रहा है हमसे। तो भाई हमें XU लिमिट जो होती है उसके बारे में पता होता है कि भाई हमारे पास अगर 250 का ग्रेड दिया गया है तो उसके लिए 0.53 ग्रेड का लिमिटिंग डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की। अगर 415 का हो उसके लिए कितनी होती है, 48 डी होती है। 500 का ग्रेड दिया हो तो उसके लिए 46 डी की हमारे पास लिमिटिंग डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे 250 के लिए पूछा गया, 250 के लिए 53 डी होती है, तो 0.53 डी हमारे पास वैल्यू गिवन है। देखिए डेप्थ की वैल्यू 400 दी गई है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है 212 mm आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपसे 415 के बारे में पूछा जाएगा, या फिर इसको चेंज कर दे, डेप्थ जो है, डेप्थ को मान के चलिए 500 कर दिया है तो यहाँ पे आपको 500 मल्टीप्लाई कर देना है। ये ग्रेड आपका ये सेम रहेगा, तो उस केसेस में अगर ग्रेड सेम नहीं रहेगा 415 हो जाता है तो उस केस में 48 इंटू आपको 400 कर देना है, डेप्थ सेम रहती है। तो इजीली पर क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। भाई यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील के लिए क्या दी गई है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमने आपको जानबूझ के प्रोवाइड किया है। आंसर जो है हमने आपको जानबूझकर जो है दोनों के दिए हैं, एक पार्शली सेफ्टी फैक्टर के दिए हैं, एक जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के दिए हैं, दोनों के दिए हैं। तो देखिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के हमने यहाँ पर आपको दिए हैं, एंड सॉरी ये थोड़ा हमने गलत लगा दिया, जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर के वो हमने आपको यहाँ पे दिए हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हमने आपको यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा गया है, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट के लिए 3 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड स्टील के लिए 1.78 से लेकर 1.80 वैल्यू होती है। ओके, एंड जो पार्शली सेफ्टी फैक्टर होता है कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। तो देखिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए हमने बनाया था। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पार्शली सेफ्टी फैक्टर में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो वो इसको आंसर लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वैसे ये ऑप्शन नहीं थे सारे, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको जो 13वां क्वेश्चन करवाया सिर्फ वही क्वेश्चन था। ये हमने जानबूझकर लास्ट क्वेश्चन रखा था कि भाई आप देखते हैं कि सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सॉल्व कर सकता था, सी था या फिर डी कौन लगा रहा था। तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।